बाद हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक काली सी कार आकर खड़ी हो गई थी और उसमें से एक चोटी वाला आदमी निकलकर बाहर आ जाता है और चश्मा उतारते हुए कहता है कि जरा इस जगह को देखो, ये हंटर एसोसिएशन सच में काफी ज्यादा कमाल की फैंसी है और ये स्कॉर्पियन गिल्ड का लीडर है जिसका नाम जिंग नाम है। उसके पीछे पीछे एक आदमी आ रहा था जो कि उससे कहता है यहाँ तक जो डाई हान है वो भी काफी ज्यादा फेमस है इसके लिए कि वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर असल में वो हमसे मिलने के लिए मान गए हैं। स्कॉर्पियन गिल्ड की जो प्रिविलेजेस है सच में वो यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। तो जिन नाम उसके कंधे पर हाथ रखे वो उससे कहता है बिल्कुल, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैंने यहाँ पर मिलने के लिए कितना ज्यादा डोनेट किया है, इसी वजह से तो आप हमारे गिल्ड के लीडर हैं। और पीछे की तरफ हमें दिखता है कि जुन खड़ा हुआ था जहाँ पर एक आदमी उसे बना रहा था और अचानक ही डाई हान वहाँ पर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है, कहाँ पर है। जिन्ना उसको नोटिस कर लेता है और कहता है कि वाह, क्या तुम सच में मुझसे मिलने के लिए इतना डेस्परेट थे कि तुम नंगे पैर यहाँ पर भागते हुए आ गए। इसलिए वो कहता है कि हे चेयरमैन, मैं यहाँ पर हूँ, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो एक मुक्के में उसे आसमान में पहुंचा देता है और कहता है कि जल्दी से साइड में हट जाओ, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि आखिर तुम यहाँ पर किसको रोक रहे थे। और ये सुनने के बाद जिन नाम काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जिसके बाद डाई हान जिन के पास आकर उसको हिलाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वेट करवाने के लिए मुझे माफ कर देना, कि तुमने लंबे समय तक तो वेट नहीं किया। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगा था कि हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे, काफी लंबा समय हो गया जब से हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। वो कहता है कि जो मैसेज था मुझे वो बाद में मिला था, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे। तो वो कहता है कि असल में एक चीज थी जो कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से शॉक होते हुए कहता है कि कुछ चीज है जो कि वो डिस्कस करना चाहता है, क्या वो अपने रिटायरमेंट से वापस आना चाहता है। और वो इमेजिन करना चालू कर देता है कि जो थंडर एम्परर है वो वापस आ रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि ये अभी तक हंटर एसोसिएशन को भूला नहीं है, इसके रिटायरमेंट के बाद भी। और ये सब सोच सोच कर डाई हान काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि एक लेजेंडरी हंटर के फिर से कोरिया के अंदर वापस आ जाने के बाद कोरिया का जो ग्लोबल स्टैंड है वो फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। पर वो कहता है कि मैं एक फाइट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तो बस थंडर एम्परर तुम्हारे ये बोलने का ही वेट कर रहा था, चलो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन सेशन के लिए तुरंत ही काम करना चालू कर देते हैं। पर अचानक डाई हान को ये महसूस होता है कि आखिर अभी अभी उसने क्या कहा। वो कहता है कि ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि आखिर जो रेगुलर हंटर होते हैं वो किस तरीके से फाइट करते हैं और इसके बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारी एक विश को ग्रांट करूंगा। और ये कहकर वो डाई हान की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। अब उन लोगों के बीच में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। डाई हान कहता है कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट करते हैं और तुम्हें अलाउ करते हैं तुम्हारे रिसर्च को कंडक्ट करने में, जैसे तुम अपनी राइटिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सको, तो बेसिकली तुम इस चीज के लिए एग्री कर रहे हो जिससे तुम फिर से थंडर एम्परर बन जाओगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ये सुनकर वो कहता है कि वेल, देखा जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा तरीका होगा जिससे मैं फील्ड के अंदर जा सकूं और रिसर्च कर सकूं। वो कहता है अगर ऐसा है तो ये तो एब्सोल्युटली हम लोगों के लिए परफेक्ट है, यहाँ पे एक अच्छी सी जॉब है जैसा कि तुम चाहते हो, एग्जैक्टली उस चीज से फिट होती है। और साथ ही वो सोचता है कि अगर थंडर एम्परर फिर से वापस आ जाता है तो जो कोरिया की नेशनल रैंक है वो फिर से ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल स्टेट के अंदर अपने आप को फिर से रिक्लेम कर सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से कुछ भी हो जाए पर मैं इतनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से तो बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। और वो उसे यहाँ पे एक आईडी कार्ड देता है एक एफ रैंक का, जहाँ पर उसका काम एक गेट हेल्पर का था। जुन ये देखकर कंफ्यूज था और वो पूछता है क्या गेट हेल्पर। वो कहता है कि असल में ये एक ऐसी जॉब है जो कि ज्यादातर एफ रैंक के हंटर्स करते हैं। ये वो लूट को रिट्रीट कर लेकर आते हैं जिसको हंटर क्लियर कर लेते हैं, जिसके बाद कभी जरूरत पड़ती है तो वो निकलने की रूट को भी खाली करवाते हैं और इसके काफी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो लड़ाई भी करते हैं। पर बिल्कुल जो लड़ाई होती है वो कभी भी वहाँ पर ऐसा नहीं होती, इसी की वजह से वो ज्यादातर हमेशा पीछे ही रहते हैं और आराम करते हैं। ये एक परफेक्ट रोल है जिससे तुम रेगुलर हंटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या तुम इस चीज में एग्री नहीं करते। जोन खुश होते हुए कहता है कि वाह, मुझे तो इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि सच में ऐसा कोई रोल भी एग्जिस्ट करता है। वो ये देखकर सोचता है कि वेल, जुन को इसके बारे में वैसे ही पता नहीं होगा कि आखिर हेल्पर कौन होता है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई लेजेंडरी हंटर्स लड़ते हैं उस तरीके की लड़ाई के अंदर कोई हेल्पर वहाँ पर जाता ही नहीं है। जुन खुश होते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था इसी वजह से तो मैं आपके पास आया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर वो उससे कहता है कि रुको, क्या तुम सच में एक हेल्पर बनने के लिए पूरे से सीरियस हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल, इसके अलावा जितनी भी एडिशनल डिटेल्स है आप वो सारी की सारी मेरी कन्वीनियंट स्टोर के वहाँ पर भेज दीजिएगा। और ये बोलकर वो जल्दी से कांच तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। ये देखने के बाद सेक्रेटरी वुन भी काफी हैरान था और कहता है क्या थंडर एम्परर हमेशा इतने ज्यादा केयर फ्री रहते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो, ऐसा ना हो कि वो गलती से यहाँ पे वापस आ जाए। पर ऐसा है कि वो अभी कोरिया की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होप है। फिर अगले सीन में हमें जुन को एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ दिखाते हैं, जिसको देखकर वो कहता है तो क्या यही वो सी रैंक की गिल्ड है। फिर वो एक लंबी सी सांस लेते हुए एक्साइटेड रहता है और कहता है तो चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहली बार इस हंटर वर्ल्ड की दुनिया के बारे में जानूंगा और इस बार मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूंगा जिसके अंदर सच में रियलिस्टिक डिटेल्स होंगी। और वो काफी एक्साइटेड होते हुए जैसे दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पर एक गेट हेल्पर के काम के लिए आ चुका हूँ। और वहाँ पर बैठे हुए दोनों लोगों को ये देख कर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो आदमी जो कि मोबाइल में गेम खेल रहा था वो उसको देख कर कहता है क्या आज एक गेट हेल्पर को यहाँ पर आज के लिए शेड्यूल किया गया था। तो वहाँ पर लेटा हुआ एक आदमी जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, गेट ओपन हो गया।
गया? तो वो कहता है नहीं, असल में गेट हेल्पर यहाँ पर आ चुका है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा क्या यानी वो आज है? फिर वो अपनी लार पोंछते हुए कहता है कि सॉरी, सच में यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा हैस्टी हैं। और ये देखने के बाद जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है अच्छा, तो एक रियल गिल्ड का एटमोस्फेयर कुछ इस तरीके का होता है। इसके बाद वो मोटा सा आदमी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि असल में वो इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और उसका नाम मासा है। तो सुन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उससे हाथ मिलाता है। इसके बाद मानसा उससे कहता है कि ठीक है आ जाओ, जैसा कि तुम अच्छे से जानते हो कि हमारे ये गिल्ड एक सी रैंक का गिल्ड है और यहाँ पर मुझे और इस आदमी को मिलाकर हम लोग 3 ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ये सुनकर वो कहता है तो आखिरी तीसरा आदमी कहाँ पर है? तो मानसा उसे बताता है कि असल में वो अभी दूसरी जगह पर असाइन किया गया है। ये सुनकर वो कहता है कि डिप्लॉयमेंट, और फिर उसके दिमाग में आता है कि अच्छा ये शायद बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 12 अपोस्टल्स को अलग अलग कंट्रीज से डिपार्चर किया जाता है। जिसके बाद मानसा उससे आगे कहता है कि सब के अलावा सच में ये तो काफी शर्म की बात है कि तुम्हें इस जगह पर आना पड़ा। ये सुनकर जुन उससे कहता है आखिर ऐसा कैसे है? तो वहाँ पर पीछे बैठा हुआ आदमी जो कि मोबाइल में गेम खेल रहा था वो कहता है कि जरा ऑफिस की हालत देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारा ये गिल्ड यहाँ पर काम करता भी होगा? हम लोग सी रैंक के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय से फंसे हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते, इसलिए ये एक ऐसा गिल्ड है जो कि दूसरे लोगों से पे चेक लेता है। तो मानसा गुस्से में कहता है कि हे, इस तरीके से इसको मत बोलो। तो वो आदमी कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर फैक्ट्स ही तो बोल रहा हूँ ना। तो ये देखकर मानसा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उनको इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर जिनको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। और वो उन दोनों से कहता है कि सच में तुम दोनों काफी ज्यादा करीब हो, जैसे कि तुम दोनों सच्चे कॉमरेड्स हो जो कि काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो। तो मानसा कहता है कि देखा जाए तो हम लोगों ने काफी लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताया है, तो हम लोग प्रैक्टिकली एक फैमिली की तरह है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं इस चीज को एंजॉय नहीं करता। तो वो दूसरा आदमी काफी गुस्से में उससे कहता है कि हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ। और उनको देखकर जुन सोचता है कि कॉमरेड इन आर्म्स, सच में ये तो काफी ज्यादा कूल है। इसका लगता है सच में जैसे कि एक रियल हंटर की स्टोरी है। और दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ। तो दूसरा कहता है कि आखिर में ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई? और ये सब देख रहा जुन काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जिसके बाद मानसा उससे कहता है कि रुको, अगर एक एफ रैंक सच में हम लोग को इस तरीके से देखता है तो वो फोन चला रहा आदमी उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर वेटरन वाली वाइब देते होंगे। और जुन एक्साइटिंगली कहता है कि जिस तरह की केमिस्ट्री तुम दोनों के बीच में है, ऐसा लगता है कि बैटल के बीच में तुम्हारा टीम वर्क भी सच में काफी ज्यादा कमाल का होगा। तो बताओ आखिर हम लोग गेट के अंदर कब जाने वाले हैं? तो जैसे वो ये बातें करता है उन सभी के बीच में पूरा साइलेंस छा जाता है और वो कहता है कि हमारे गिल्ड को किसी भी तरीके का कोई भी गेट मिशन नहीं मिला है। ये जानने के बाद जुन काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसके नोट्स नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से परेशान और कपकपाते हुए कहता है कि रुको, पर कि ये हंटर गिल्ड नहीं है? तो मानसा कहता है कि हाँ, पर काफी ज्यादा लोअर रैंक के जो गिल्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल से डिपार्चर होते हैं। तो वो परेशान होते हुए कहता है अगर ऐसा है तो आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? वो कहता है कि कुछ मत करो। पर जुन खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता कि हर दिन गेट अपीयर होते हैं, सच में ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। इसलिए वो कहता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे किसी तरीके का काम दो। ये सुनकर वो मोबाइल चलाने वाला आदमी कहता है कि सच में अगर ऐसा है तो क्यों न तुम क्लीनिंग कर दो। पर मानसा उससे कहता है कि हे, आज यहाँ पर क्लीनिंग करने का समय तुम्हारा था। पर जुन खुश होते हुए कहता है कि क्लीनिंग ठीक है, सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और वो मोबाइल चलाने वाला आदमी कहता है कि देखो ये यहाँ पर करने के लिए तैयार है। तो मानसा कहता है कि तुम सच में एक न्यूबी से ये सब करवाने वाले हो। पर जुन काफी ज्यादा एक्साइटेड था और कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में बस केवल 1 हफ्ता ही बचा हुआ है, इसलिए मैं इस समय के खत्म होने से पहले इस रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को पूरे से ले लूंगा। इसलिए वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट से कहता है कि बस तुम मेरा वेट करना। जिसके बाद अब हमें बताते हैं अब वो अगले दिन आता है और कहता है तो बताओ आखिर मेरे लिए क्या काम है? तो मानसा कहता है कि क्यों ना तुम हॉलवे को क्लीन कर दो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो तीसरे दिन आता है और दूसरे आदमी से कहता है कि यहाँ पर कोई आज गेट एक्टिवेट है? तो वो कहता है अगर कुछ ऐसा होता तो क्या हम लोग यहाँ पर बैठे होते? ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो आखिर मैं आज क्या करूँ? तो वो अपने हाथ से कपड़े को उसको देते हुए कहता है अगर ऐसा है तो तुम ये करो। और फिर वो वहाँ पर कांच साफ करने लगता है। और अब वो चौथे दिन आता है तो उसके अंदर की जितनी भी एक्साइटमेंट थी वो पूरी तरह खत्म हो गई थी। यहाँ पर मांगसा उसको झाड़ू देते हुए कहता है कि ठीक है आ जाओ। और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहा था। अब वो छठे दिन आता है और वहाँ पर पूरी तरह से सारी चीजें क्लीन कर दी थी। पर वो परेशान होते हुए कहता है कि मेरी तो बैंड बज चुकी है। पहले दिन के लिए ये सब पूरी तरह से ठीक था, पर मैं पूरे हफ्ते से यहाँ पर बस क्लीनिंग के अलावा कुछ और नहीं कर रहा। मैंने तो दिनों में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को एक बार तक छुआ तक नहीं है। और ये सब सोच कर उसका चेहरा सच में देखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा था। और वो कहता है कि मैं अपनी डेडलाइन को बिना एक भी शब्द लिखे हुए यहाँ पर छूने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमें उस कंपनी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक आदमी अपने कंप्यूटर पर लगा हुआ था और बेचारे की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे पर वो फिर भी लगा हुआ था। तभी एक लड़का आता है जो कि उसको कॉफी प्रोवाइड करता है। जैसा कि सेनपाई क्या फिर से ओवर काम कर रहे हैं आज फिर से? और ये सब उस रूकी की वजह से? कहता है कि हाँ, मैं उसके लिए एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ। तो वो लड़का कहता है कि आखिर रैंकिंग स्नाइपर गू का क्या हुआ? वो एडिटर जिसके पास सारी अथॉरिटीज है वो टॉप चार्ट को छूता है। आखिर आप किसी रैंडम रूकी के लिए इतना ज्यादा समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मैंने सुना है कि यहाँ तक वो लिखने में इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने उसे क्यों ले
लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी राइटिंग है वो काफी डेस्परेट सी महसूस होती है। इसी वजह से बस मुझे उससे थोड़ी सी ही होप है, तुम समझ रहे हो ना। और ये एक आखिरी मौका है जो कि मैंने उसे दिया है। और ये 7वां दिन था जब जुन वहाँ पर आया था और बेचारे की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वो रोते हुए कहता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। और उसकी मैन्युस्क्रिप्ट के करंट वर्ड्स थे जिनकी काउंट थी 0 और अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के जितने भी काउंटडाउन थे उनका डे 0 हो चुका था और अब वो पूरी तरह पागल हो गया था। वो एक कोने में बैठा हुआ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह खत्म हो गया हूँ। आखिर मैं क्या करूंगा अगर मैं इस तरीके से फायर हो जाऊंगा? क्या मैं इसी तरीके से 10 साल तक कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? मेरी एक भी किताब नहीं छपेगी? और वो ऐसे ही बस पूरी तरह से पागल सा हो रहा था। पर तभी मानसा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हे रुकी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक अर्जेंट गेट डिस्पैच मिला है, वो भी इस आफ्टरनून में। पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं क्लिनिक के लिए सारी चीजें तैयार रखूंगा। पर जैसे वो दोनों अंदर आते हैं तो जिनको महसूस होता है कि आखिर अभी अभी उसकी कानों ने क्या सुना है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए तुमने अभी अभी ये कहा कि यहाँ पे गेट डिस्पैच हुआ है। फिर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड महसूस करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं एक रियल कॉम्बैट को देख पाऊंगा और शायद आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जहाँ पर मैं अपनी राइटिंग को भी शुरू करूंगा। और यही सब सोचकर अब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर वो उन दोनों की शक्ल देखने के बाद उन लोगों से कहता है, पर आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो? तो वो मॉल चलाने वाला आदमी उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि जो गेट है असल में वो एक बी रैंक का है, इसी वजह से। पर वो सोचता है कि बी रैंक ये तो काफी ज्यादा आसान होना चाहिए ना, एक सी रैंक गिल्ड हमारे जैसा उसको एक बी रैंक का गेट दिया जाए और उसको अकेले कंप्लीट करना है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसी वजह से 3 गिल्ड एग्री हुए हैं जिससे हम सब एक साथ मिलकर उसके अंदर जाएंगे। जुन कहता है इससे तो रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाएगा, तो क्या ये एक अच्छी चीज नहीं है? तो मानसा उससे कहता है कि हाँ ये चीज तो काफी अच्छी है, पर दिक्कत की बात तो ये है कि आखिर हम लोगों को काम किसके साथ करना है। इसके बाद हमें गैंगवॉर प्रोविलियंस के वैली ऑफ द वुल्फ्स का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक गेट खुला था और कई सारे टेंट्स लगे हुए थे। वो कहता है कि मेरी पीठ, इस चीज में तो काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने हाइकिंग करी थी, आखिर इस गेट को सारी जगह छोड़कर केवल माउंटेन्स के ऊपर ही क्यों खुला था? मानसा कहता है कि कम से कम हम लोगों को कोई जॉब तो मिली और सबके अलावा आखिर वो रोकी कहाँ पर है? और वो देखता है और हमारे जुन बिल्कुल पागलों की तरह हरकत करते हुए कहता है, तो क्या ये बी रैंक का गेट है? सच में यहाँ का पत्थर भी काफी ज्यादा अलग दिखता है। और वो एक आदमी के पास जाकर कहता है कि अगर तुम किस तरीके के वेपन और स्किल को इस्तेमाल करने वाले हो? मानसा ये देखकर कहता है आखिर ये कर क्या रहा है, क्या ये यहाँ पर इंटरव्यू लेने आया है या फिर कुछ और? तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, शायद ऐसा हो सकता है कि एक न्यूबी है इसी वजह से ये नोट्स ले रहा है। पर तभी उन दोनों के पीछे से कोई आवाज देता है और कहता है कि जरा देखो तो कि आखिर ये कौन है? वही फेमस मानसा नहीं है और हमें वहाँ पर 3 काफी ज्यादा खतरनाक से बॉडी बिल्डर जैसे लोगों को दिखाते हैं। उसका नाम रिचर्ड बियर है और ये एक सी रैंक बुलगुम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। रिचर्ड बियर अपने लोगों से कहता है कि हे बच्चों, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। इंसान यहाँ पर चैरिटी वर्क करता है दूसरे गिल्ड के लोगों के लिए। और उनको यहाँ पर देखकर मानसा को काफी गुस्सा आ रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि आखिर सभी लोगों को छोड़कर आखिर इसी कमीने को यहाँ पर क्यों आना था। जिसके बाद वो मानसा के पास आ जाते हैं और कहते हैं, तुम तो वही इंसान हो ना जो कि न्यू बीज हंटर्स को यहाँ पर रेज करता है जिससे वो दूसरे गिल्ड के अंदर चले जाए। मुझे लगता है कि इसे तो हम लोगों को चैरिटी वर्क कहना चाहिए। तो रिचर्ड बियर कहता है कि सच में वो एक काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ होगा जो कि तुम्हारे गिल्ड के अंदर आकर ट्रेनिंग ले रहा है, उसे बस किसी और दूसरे गिल्ड के अंदर हैंड ओवर कर दो। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा मुंह चलाना यहाँ पर बंद हो गया हो। सुनो, क्या अब तुम यहाँ पर परचुरिंग के बारे में बात करने वाले हो? अगर यहाँ पर वो कौन कमीना था जिसने हमारे रूकीज को चुराया है और अब देखो तुम यहाँ पर हमें मार करने के लिए आ गए हो? क्या तुमने पहले ही हमारे लोगों को हम लोगों से चुरा नहीं लिया है? क्या ये चीज तुम्हारी काफी नहीं थी? और रिचर्ड बियर उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहता है, देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉकी हो रहा है। जब 2 बड़े बात करते हैं तो अपने एल्डर्स को इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर कौन है जिसको मैं एल्डर कह सकता हूँ? मैं तो बस यहाँ पर कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो कि मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार बैठे हैं। और तभी बाबा एक और आदमी आ जाता है जिसको देख कर ऐसा लग रहा था कि वो एक समुराय हो। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। आखिर ये किस तरीके का मजाक है? और हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये सामागुई गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और इसका नाम सामा रियोंग है। वो कहता है कि तुम अपनी सारी एनर्जी गेट के अंदर जाने से पहले खत्म कर दोगे। तुम लोग एक बार अंदर जाने के बाद हम लोगों को असिस्ट करने में काफी ज्यादा बिजी हो जाओगे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। इसलिए तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक अच्छा काम करो और हम लोगों को असिस्ट करो, वरना वहाँ पे तुम्हें कचरा उठाने के लिए तक भी नहीं मिलेगा। और सामा की इस तरीके से चिढ़ा देने वाली आवाज और सामा की इस तरीके से चिढ़ा देने वाली बातें उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा कर देती है। और दूसरे देख रहा जुन ये देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा इंसेन है, ये तो गेट के अंदर जाने से पहले ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। बिल्कुल इसे कहते हैं रियलिटी। आखिरकार मुझे एक रियल हंटर की कॉम्बैट देखने को मिलेगी। पर अचानक एक लड़का पीछे से आता है और जुन की टपली बजा देता है और कहता है कि हे रूकी, क्या तुम यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? सच में आजकल के जितने भी रूकीज है वो काफी ज्यादा स्लो है, पर जस्ट इन केस मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर तुम सच में किसी मॉन्स्टर को टच भी हो जाते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मरी हुई लाश को उठाने के लिए तैयार हूँ। पर जुन काफी गुस्से में उसकी तरफ जैसे ही घूर कर देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था। पर फिर उसे एहसास होता है और कहता है कि क्रैप। फिर वो उस लड़के से कहता है कि हाँ हाँ, मैं चीज को अपने दिमाग में बैठा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगा।
और वो आदमी जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है कि हाँ मैं भी, और वो फिर से अपने नोट्स लिखना चालू कर देता है और कहता है कि यहाँ तक जो हेल्पर्स है वो सब भी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए पूरे तैयार रहते हैं। कितनी ज्यादा रियलिटी है। जिसके बाद मानसा उससे कहता है कि हे रुकी, हम लोग अंदर जाने वाले हैं, आ जाओ, इसलिए अपने सिर को सीधा रखना और बिल्कुल भी वहाँ पर मत मरना। जिसके बाद अब हमें गेट के अंदर का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर एक बुल्फ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मानसा ये देखकर अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसके ऊपर हमला कर अपने आप को बचाने वाला था, पर अचानक वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि रिचर्ड बियर का एक साथी उसके सामने आ गया था और वो कहता है कि हट जाओ, और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच के साथ उस वुल्फ को यहाँ पर मार देता है और मानसा का किल चुरा लेता है। इस सब की वजह से वो नीचे गिर गया था और वो गुस्से में कहता है कि आखिर कमीने तुम यहाँ पे ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पर वो कहता है अगर तुम्हें ये चीज बुरी लगती है तो अगली बार थोड़े से और तेज स्विंग करना, तुम्हें ये चीज सीखनी होगी कि आगे जो चीज तुम्हारी है उसे लो, ना कि स्लो रहो। और दूसरी तरफ वो आदमी अपने हथियारों के साथ वुल्फ को मार रहा था और जैसे ही वो वुल्फ को मारता है पर अचानक ही आकर उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा सा झटका लगता है क्योंकि रिचर्ड बियर ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। और रिचर्ड बियर उससे कहता है कि ओप्स, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, ये मेरी गलती है। पर इसकी वजह से उस आदमी को सच में उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस तरीके से उन लोगों को एक दूसरे से लड़ता हुआ देखकर जुन कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या जो नॉर्मल हंटर्स होते हैं क्या वो इस तरीके से लड़ाई करते हैं? यहाँ पर तो पूरे में क्योस मचा हुआ है। वहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर से ज्यादा एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे, कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं एक दूसरे से ही लड़ने के लिए ये लोग आए हुए हो। एक आदमी कहता है कि सबसे पहले इसे मैंने हराया था, तो दूसरा कहता है कि जल्दी से अपने हाथ इसके ऊपर से हटाओ, जल्दी से साइड में हो जाओ कमीने, ये मेरा शिकार है। और इसकी वजह से उस दूसरे आदमी को भी चोट लग जाती है और उन लोगों को इस तरीके से पागलपन मचाता हुआ देखकर जुन हैरान होते हुए कहता है कि मैंने सच में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके की इंसेन फाइट में कभी देख पाऊंगा। और दूसरी तरफ सामा ये देखकर खुश होते हुए कहता है सच में ये तो कितना ज्यादा कन्वीनियंट है, इसी वजह से जो मैनिपुलेटरी राइट्स होते हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो उसके साइड में खड़ा हुआ उसका साथी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोगों के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे हम लोग हमारी खुद की स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए इन कीड़ों को, इन छोटे से फ्राइज को यहाँ पे हैंडल करने दो। दूसरी तरफ हमारे गिल्ड केवल बॉस को ही खत्म करेगी, जिसकी वजह से गेट की जो इफेक्टिवनेस होगी वो क्लियर होगी। और सामा आगे कहता है और देखकर ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर हमारी पार्टी शुरू होने वाली है क्योंकि जो इस गेट का बॉस मॉन्स्टर था वो आ रहा है। और हम एक काफी ज्यादा बड़े से बुल्फ को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में चमकती हुई लाल आंखों के साथ उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर सामा के गिल्ड वाले लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए क्रीपी से स्माइल देते हैं और अपने हथियारों को निकालकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सामा भी एक क्रीपी से स्माइल देते हुए अपनी तलवारों को निकालते हुए कहता है बस एक बार हम लोग इस मॉन्स्टर को हरा दें तो बी रैंक का प्रमोशन हमारे लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा, जिसके बाद मैं उन कीड़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और जैसे ही वो बड़ा सा वुल्फ उन लोगों के ऊपर हमला करता है सामा के गिल्ड के लोग जल्दी से जाकर उसके ऊपर हमला करते हैं और बड़े ही आराम से उसे काफी ज्यादा खून खुआन कर देते हैं। जिसके बाद सामा उसके ऊपर हमला करता है और अपने स्किल की वजह से वो काफी ज्यादा आसानी से उसके ऊपर काफी ज्यादा गहरे गहरे घाव देता है और एक ही बार में उसे मार कर जमीन पर गिरा देता है। जैसे वो वुल्फ मॉन्स्टर नीचे आकर गिर गया था वो उसके ऊपर पैर रखे हुए कहता है कि सच में एक ही बार में इसको इतने ज्यादा टुकड़े टुकड़े कर देना सच में काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अच्छा तभी ऐसा महसूस होता है जब तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर बदलने वाली हो। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर हरा सके, चलो अब समय आ गया है इसे पूरी तरह खत्म करने का। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वहाँ पर एक और काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। उसकी कंडीशन पर उससे काफी ज्यादा अलग थी, जिसको अभी अभी हराया था। ये देखने में उसे काफी ज्यादा बड़ा था और साथ ही उसके चेहरे का और उसकी पसलियों का जो मांस था वो पूरी तरह सड़ चुका था। उसको यहाँ पर देखने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से वो यहाँ पर रोर कर रहा था वो लोग ये देखकर कहते हैं कि एक डर्ट वुल्फ, पर आखिर एक ए रैंक मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। पर जुन तो उसको देखकर कहता है कि ये तो एक ट्रेश ट्रायल पपी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, इसने मुझे तो उस एस रैंक गेट के मिशन के बारे में याद दिला दिया जब मैं वहाँ पर घूमने के लिए गया था। और दूसरी तरफ वो वुल्फ अपने बड़े से पंजों के साथ आगे बढ़ता है और केवल अपनी एक स्ट्राइक से कई सारे लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता है। वहाँ पर खड़ा हुआ सामा ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक था। अचानक उसके चेहरे के ऊपर उसके दोस्तों का खून आकर गिरता है और उसके हाथ पैर आसमान में उड़ रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जल्दी से भागो। और सभी लोग उसको वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे और वो कहते हैं कि ये गेट यहाँ पर चेंज हो चुका है। जिसके बाद हमें गेट चेंज के बारे में बताया जाता है कि अचानक ही जो अनरजिस्टर्ड हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपीयर होना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गेट की डिफिकल्टीज को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर एक डर्ट वुल्फ है और उसके कई सारे साथी और वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि ये तो ए रैंक है। फिर वो बताते हैं कि ए रैंक एक ऐसी टैलेंट की दीवार जो कि इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि एक बी रैंक के हंटर को भी यहाँ पर उसको पार करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और अब इस गेट के चेंज हो जाने की वजह से ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल हो चुकी है और आखिर सारी चीजों को छोड़कर आखिर यहीं पर ये सब क्यों होना था। और आगे बताया जाता है कि एक सी रैंक हंटर का एक ए रैंक गेट के अंदर सर्वाइवल रेट उससे भी कम होता है जितना कि एक सर्वाइवल रेट होता है एक रेगुलर पर्सन का एक गेट के सामने। यार तुम ये कह सकते हो कि वो सब
भी बस किसी बच्चों की तरह है जो कि वहाँ पर डर कर भाग रहे हैं। और वो वुल्फ मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा आसानी से उन लोगों को मारना चालू कर देते हैं और कई सारी लाशों को चबाकर बस वो अपना पेट भर रहे थे। जो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे वो लोग बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए बस यही कह रहे थे कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। और इस सब क्योस के बीच में खड़ा हुआ सामा अभी तक काफी ज्यादा बड़े से शौक से गुजर रहा था। वो कहता है कि क्यों, कैसे, एक बी रैंक हंटर जो कि मेरी आंखों के सामने था, तो आखिर अचानक ही ये सब यहाँ पर क्यों हुआ? मैंने इतना सब कुछ किया जिससे मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में कपकपाते हुए कहता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मरने के लिए पूरी तरह से रिफ्यूज करता हूँ। और ये कहकर वो उस डर्ट वुल्फ के ऊपर जाकर हमला कर देता है, पर वो उसको छुपाता उससे पहले वो डर्ट वुल्फ उसके ऊपर हमला करता है और एक ही बार में उसको चट्टानों में दे मारता है और वो चट्टानों को तोड़कर पीछे की चट्टान में जाकर घुस गया था। जिसके बाद वो वुल्फ वहाँ पर लोगों के साथ बिल्कुल खिलौनों के साथ खेलना चालू कर देते हैं और उन्हें खाना भी। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन वुल्फ को इन इंसानों को मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा हो। उनका साइज काफी बड़ा होने की वजह से उन लोगों के सामने ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान बस छोटे छोटे कीड़े से है। यहाँ तक रिचर्ड बियर भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कहता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। पर तभी इस सब पैनिक के बीच में एक आवाज आती है कि सभी लोग शांत हो जाओ और सभी लोग घबराते हुए एक तरफ देखना चालू करते हैं। मानसा एक वुल्फ को मारने के बाद उन लोगों से कहता है, एक गेट चेंज हमेशा एसोसिएशन के अंदर इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाता है, इसलिए अगर हम लोग हमारे दिमाग को पूरी तरह से शांत रखते हैं तो हम लोग यहाँ से शायद जिंदा बाहर निकल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से बचकर सही जगह पर जाकर छुप जाते हैं तो एसोसिएशन यहाँ पर हंटर्स को जरूर भेजेगी हम लोगों के रेस्क्यू के लिए, इसलिए तुम लोग जितने ज्यादा जल्दी हो सके यहाँ से भागो। तुम लोगों के लिए जितना भी टाइम हो सकेगा मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा। और उसको इस तरीके से अपना सेक्रीफाइस देता हुआ देखकर सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर प्लीज हम लोगों को माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ करना, मेरी एक फैमिली है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। और ये कहकर वो सभी के सभी अपनी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मानसा ये देख कर कहता है, इस चीज का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं इसके खिलाफ यहाँ पर जीत सकता हूँ, पर आखिर में मैं उन लोगों को थोड़ा सा समय दे पाऊंगा जिससे वो लोग यहाँ से भाग सके। पर तभी उसके साइड में से एक आवाज आती है कि तुम यहाँ पर अकेले ही रहकर कूल बनने की एक्टिंग कर रहे हो बॉस। क्या किसी को ऐसा लगता है कि 12 अपोस्टल्स में से यहाँ पर कोई उन लोगों की मदद करने के लिए आएगा? पर चलो आखिर में हम दोनों एक साथ यहाँ पर एक दोस्त की तरह मरते हैं। मानसा उससे कहता है कि तुम सच में इस मीनिंगलेस डेथ के लिए पूरी तरह से तैयार हो? तो वो कहता है कि आखिर किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ पे पक्के में मरने ही वाले हैं, इसलिए प्लीज हीरो ऑफ अ वॉर मूवी के एक्टिंग करना बंद करो। जिसके बाद मानसा उससे कहता है कि हे रूकी, मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ से भागना चाहिए और इसके अलावा प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस सब के बीच में लेकर आ गया। और उसको इस तरीके से देखकर जुन की आंखों में भी एक चमक आ जाती है और जुन ये देखने के बाद सोचता है कि अच्छा अब आखिरकार मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है। कुछ लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं होती भागने के अलावा जिससे वो सर्वाइव कर सके, और कुछ लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती पीछे रह जाने के। और एक बैटलफील्ड जहाँ पर लोग लड़ते हैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए, और यही रियलिटी है। और यही सब सोचते हुए जुन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर वो बड़े ही आराम से उन दोनों को पीछे की तरफ धकेल देता है। वो नीचे गिर गए थे और वो उठते हुए कहते हैं कि डैम इट, हम लोग इसके ऊपर एक सिंगल अटैक तक नहीं कर सकते। मानसा कहता है कि सियोंग हो, लगता है कि तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर वो कुछ आगे कह पाता उससे ही पहले एक बिजली का झटका उन लोगों की तरफ बढ़ता है और वो लोग अपने सामने रोकी को उड़ता हुआ देखते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज थे और वो उन लोगों से कहता है कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और अब उसके बालों का कलर यहाँ पर बदलना चालू हो गया था और अब वो पूरी तरह से येलो हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी उंगली का इशारा उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और अपने स्किल थंडर व्हील को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जितने वुल्फ्स थे वो सभी आसमान में उड़ने लगे थे और एक ही बार में कई सारे वुल्फ्स खत्म हो जाते हैं। और उसने यहाँ पर केवल अपनी 5% पावर का इस्तेमाल किया था। ये देखने के बाद वो दोनों एक ज्यादा हक्के बक्के से रह गए थे। मानसा ये देखकर कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? जुन उससे कहता है कि वाह, सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का था। अच्छा तो ये चीज है जो कि हंटर स्टोरीज को इतना ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है। और तभी उसके पीछे वुल्फ आ गया था। ये देखकर मानसा उससे कहता है कि अपने पीछे देखो, पर वो बिना पीछे देखे ही उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि थंडर एम्परर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ये रूकी असल में थंडर एम्परर है। जुन कहता है कि मैं सच में तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, पर जो मेरी डेडलाइन थी वो खत्म होने वाली थी, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। पर जो डेडलाइन है वो काफी ज्यादा करीब है, इसलिए प्लीज मुझे जाना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज को सीक्रेट रखोगे, प्रॉमिस करो और यहाँ से निकलकर अपने घावों को जल्दी से ट्रीट करवा लेना। और ये कहकर वो तुरंत ही एक झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग काफी ज्यादा शौक थे और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 7 दिन से वो लड़का जो कि यहाँ पर साफ सफाई कर रहा था असल में वो एक थंडर एम्परर था। वो कहते हैं कि आखिर अभी अभी क्या हुआ? तो सियोंग हो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा सवाल है। जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ जाती है जो कि उन लोगों के पास आकर कहती है कि जो एक्सप्लोजन था उसको कंफर्म कर लिया गया है और यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स है जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और दूसरी तरफ कंपनी के अंदर गु काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि सुबह एक अचानक ही गेट चेंज हो गया और उस गेट की डिफिकल्टी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी। पर किस्मत की बात तो ये है कि वहाँ पर
पे जितने भी हंटर्स थे उन सभी को पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया था। बस 12 बजने में अब 1 मिनट की देरी थी। इसकी वजह से गु काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि बस 1 मिनट बचा हुआ है जहाँ पर सुन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। पर अचानक ही उसका जो फोन होता है वो वहाँ पर वाइब्रेट करना चालू करता है और ये देखकर वो कंफ्यूज था और यहाँ पर गु ने एक फाइल बनाकर उसको भेज दी थी। ये देखकर वो कहता है कि बस 1 मिनट ही बचा हुआ था, इसने बड़ी मुश्किल से डेडलाइन खत्म होने से पहले ये किया है। जिसके बाद वो उसको पढ़ते हुए कहता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये थोड़ी सी डिसेंट हो। आखिर और कितनी रिपोर्ट्स होंगी जो कि मुझे बनानी होंगी। पर जैसे ही वो उसकी अपनी स्टोरी को पढ़ता है तो गु इस बार हैरान हो जाता है और वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और लगातार उसे पढ़ता रहता है। और ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़का एक लंबी सी सांस लेकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ गया। और ये सुनने के बाद सभी आसपास खड़े हुए लोग उसी की तरफ देखने लगे थे। एक बच्चा उसको देखकर कहता है कि देखो मम्मी, क्या वो एक हंटर नहीं है? पर वो उसकी आंखें बंद करते हुए कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। और वो लाल बालों वाला लड़का ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि सच में वो लोग काफी ज्यादा फ्रीक आउट हो जाएंगे क्योंकि मेरे जैसे एक अमेजिंग एक सी रैंक बनकर यहाँ पर वापस लौटा है। और फिर वो अपने बारे में बताता है कि इस चीज को 6 महीने हो चुके हैं जब वो अपने कजिन जो कि बी रैंक का गिल्ड रखता है उसके पास गया हुआ था जिससे वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर सके। वहाँ पे ऐसे कई सारे ट्रायल्स थे जो कि मेरे रास्ते को रोक रहे थे, पर मैं धीरे धीरे कर बड़ा हुआ और उनसे हर एक से बाहर निकला और आखिरकार बिना रोके दिन रात हमेशा ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैंने सभी लिमिटेशंस को ब्रेक थ्रू कर लिया है जो कि डी रैंक को रोकती थी, जिसकी वजह से। और वो अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोचते हुए कहता है गुड बाय लूजर हंटर यॉन सिक। अब मैं अपने सीनियर्स के साथ जो कि सी रैंक के हैं उन लोगों के बराबर में जाकर खड़ा हो सकता हूँ। और वो गिल्ड के सामने खड़ा होकर बस यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है, क्या उन लोगों को ये पता है कि आज मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और वो सोचता है कि शायद वो लोग यहाँ पर योसिक की आने की तैयारियां कर रहे थे। और यही सब सोचकर वो लाल बाल वाला लड़का सच में काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि एक सरप्राइज पार्टी हो सकती है। मुझे लगता है कि मुझे भी उन लोगों का इसी तरीके से साथ देना चाहिए। इसलिए वो जल्दी से गेट खोलकर अंदर आते हुए कहता है कि सीनियर्स मैं वापस आ गया। पर वो अपनी बात पूरी करता और आसपास देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर केवल जुन बैठा हुआ था, जिसको देखकर जुन उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। पर योसिक उससे कहता है और तुम कौन हो? जुन कहता है कि मैं यहाँ पर न्यू गेट हेल्पर हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या गेट हेल्पर? जिसके बाद वो एक बुरी सी शक्ल बना लेता है और कहता है कि गेट हेल्पर क्या इसका मतलब ये है कि तुम सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक यानी F रैंक की हो? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, तो क्या हुआ? तो योसिक काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चमकते हुई आंखों के साथ उससे कहता है कि वेल अभी अभी मैं प्रमोट हुआ हूँ, एक सी रैंक का हंटर बना हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कई सारी चीजें सिखाऊंगा। और उसके इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखकर जुन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। जिसके बाद हमें सियोंग और मानसा का सीन दिखाते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब वो रूकी असल में थंडर एम्परर था। और सियोंग कहता है कि और हम लोगों ने उसे साफ सफाई करवाई थी, इसलिए मानसा उससे कहता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, मैं यहाँ से आगे नहीं जाने वाला। ये सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा मत कहो, तुमने भी उसके हाथों में झाड़ू दी थी, क्या तुम ये भूल चुके हो? तुम मेरे साथ आ रहे हो जब मैं यहाँ से निकलूंगा। पर मानसा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पर सच में आखिर थंडर एम्परर हमारे गिल्ड के अंदर क्यों आया था? वो कहता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो आखिर मैं उसे साफ सफाई क्यों करवाता। मानसा कहता है कि ये पूछे सही पॉइंट है और उसने यहाँ से जाने से पहले अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था, तो शायद इसका मतलब ये है कि हम लोग अब उसको फिर से दोबारा कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, ये तो सच में काफी शर्म की बात है। मानसा कहता है क्या तुम उसे ऑटोग्राफ चाहते थे? तो वो कहता है कि नहीं। इमेजिन करो अगर 12 अपोस्टल्स में से एक हमारे गिल्ड के अंदर होता, हम लोग काफी ज्यादा आसानी से हाई रैंकिंग डंजन को क्लियर कर सकते थे और हमारे गिल्ड की रैंक को भी बढ़ा सकते थे। पर ये सुनकर मानसा जोर से चिल्लाते हुए कहता है भाई ये चीज का बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है बेवकूफ। ये देखकर सियोंग कहता है कि भाई शांत हो जाओ, आखिर तुम अचानक कितने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें चीज की समझ भी है कि आखिर ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक था? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, हम लोग मरते मरते बचे थे। मानसा कहता है और उसके बाद भी तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? आखिर गेट के अचानक चेंज होने की वजह क्या थी? क्या तुम्हें पता है कि जितने भी हंटर वहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं ये ट्रिगर होता है और हंटर के पार्टिसिपेंट से जो कि उनका मानना लेवल होता है। इसका मतलब तो ये है कि ये सब उस रूकी की वजह से ही हुआ था। और साथ ही इसलिए अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, अगर वो थंडर एम्परर हमारे आसपास भी रहता है, इसका मतलब ये है कि हर एक गेट हमारे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बनाएगा। और मैं अपनी जिंदगी को इस तरीके से रिस्क में नहीं डालना चाहता। मेरे पास एक फैमिली है जिसका मुझे पालन पोषण करना है। सियोंग कहता है कि मैं उसको रिक्रूट करने के लिए पूरी तरह से खिलाफ हूँ, पर अपने चेहरे को मेरे चेहरे से दूर रखो। पर अगर लोग सच में ये सोचेंगे कि उसने हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है, मैं तो बस सब के बारे में सोचकर एक बार ऐसे ही कह रहा था। और ये सब सोचते हुए वो गिल्ड का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आते हैं, वो कहता है जैसे कि तुम तो ये कह रहे हो कि थंडर एम्परर यहाँ पर अंदर हमारा वेट ही कर रहा होगा। पर वो लोग अपनी बात पूरी कर पाते उससे ही पहले वो अपने सामने योंग शी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जिनसे कह रहा था कि ये हंटर्स की दुनिया सच में काफी ज्यादा ब्रूटल होती है। और उन लोगों को इस तरीके से देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। योंग शी खुश होते हुए कहता है कि पर तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि तुम मुझसे मिले हो। अब मैं तुम्हें डेफिनेटली एक ए रैंक हंटर बनाऊंगा और उस सबके लिए तुम्हें सबसे पहले बेसिक्स को मास्टर करना होगा। ये सुनकर वो कहता है कि बेसिक्स? तो वो
कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारा फर्स्ट लेसन है वो क्लीनिंग होगी। पर अचानक ही वो अपनी बात पूरी कर पाता और सही पहले उसका ध्यान दोनों के पीछे जाता है, जिनको देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि सीनियर्स, हम लोगों को मिले हुए काफी लंबा समय हो गया ना। पर वो तो उसको पकड़ कर घसीटते हुए लेके जाने चालू कर देते हैं, जो देखना सच में काफी ज्यादा फनी था। वो लोग उसको देखकर यहाँ पर खुश तो नहीं होते, बल्कि उसकी जान लेने के लिए उतारू हो गए थे। वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो योसेक, और ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अचानक ही तुम लोगों को क्या हो गया। वो कहते हैं कि तुम्हें इस चीज का पता भी है कि आखिर अभी अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और उन लोगों को इस तरीके से देखकर जुन कहता है कि सच में ये लोग कुछ अलग ही है, और जो मेरी लेटेस्ट मेन्यू स्क्रिप्ट थी वो काफी अच्छी थी। और सीन शिफ्ट होता है और हमें गो को दिखाते हैं, जो कि उससे कहता है जो रियलिज्म थी वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। हंटर्स का लालच एक जंग के अंदर बदल गया, जो कि नर्क की तरह था। पर प्रोटैगनिस्ट ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया अपने दोस्त को बचाने के लिए। और साथ ही वो जुन की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। साथ ही वो आगे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से लगातार इम्प्रूव करते रहोगे तो सच में तुम्हारे डेब्यू के अंदर बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। जुन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि डेब्यू, क्या सच में मैं यहाँ पर सही सुन रहा हूँ? ऐसा लगता है कि जो मेरा समय है आखिरकार वो आ गया है। और इसी सब की वजह से उसके अंदर का जो राइटर था उसकी स्पिरिट पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और वो कहता है कि इसी वजह से यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल सही चॉइस थी। और वो पागलों की तरह लिखने चालू कर देता है और कहता है और मैं इसी तरीके से और भी ज्यादा रिसर्च करूंगा और मेरे मोमेंटम्स की डेब्यू को और भी ज्यादा राइट करूंगा। और ये सब सोचते हुए वो पागलों की तरह लिखे जा रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक अलग ही तरीके का ऑरा निकल रहा था। और ये देखने के बाद वो दोनों बहुत बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। और ये देखकर मनसा कहता है कि आखिर तुम क्या लिख रहे हो? बस योंग हो ये देखकर घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझसे ये मत कहना। और ये देखकर तो मनसा भी बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था। वो सोचते हैं कि शायद ये हमारे सभी पापा को ट्रैक कर रहा है, जिसके बाद ये गिन गिन कर हम लोगों से बदला लेगा। और इसलिए वो कहता है कि बिल्कुल यहाँ पर मेरे लिए तुम लोगों के पास कुछ है। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए थे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था ये देखकर वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ है, रखो आगे ये क्या है? रुक जाओ, कि ये हम लोग की एक स्ट्राइक देने वाला है? क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? मनसा घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ, मेरी एक फैमिली है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। पर वो उसकी तरफ एक टिकट बढ़ाते हुए कहता है कि गेट क्लियरेंस पास है। योंगशु शेंगपाई को मिलाकर हम लोग 4 हो जाते हैं, तो चलो हम लोग सभी मिलकर एक टीम की तरह वहाँ पर जाकर लड़ेंगे। मनसा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और योंगशिक चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। मनसा कहता है कि योंगशी को मिलाकर क्या मतलब वो भी आ रहा है? जुन कहता है कि हाँ, और इसके अलावा मैं भी फॉर्मली ज्वाइन करना चाहता हूँ ऑल्सवेल एंड द एल्सवेल गिल्ड को। पर ये सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पूरे खुले के खुले रह गए थे, जैसे कि उन दोनों के शरीर से आत्मा निकलकर वहाँ से भाग चुकी हो। जिसके बाद वो योंगशी को बाहर निकाल कर बैठा देते हैं और दूसरी तरफ वो उससे बात कर रहे थे। जुन कहता है कि ये सारी चीजें मेरे रिसर्च के लिए है, इसी वजह से मुझे इस गिल्ड का एक मेंबर बनना होगा। पर मनसा कहता है कि थंडर एम्परर नहीं जुन, मैं तुम्हारे रीजन को समझता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। पर अगर मैं सच कहूँ तो एक लेजेंडरी हंटर को एक सी रैंक के अंदर काम करना कुछ जरूरत से ज्यादा कम नहीं लगता। पर तब सियोंग पीछे से कहता है कि हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम यहाँ पर मजाक कर सकते हो? पर वो आगे आते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कोई भी मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें याद है कि जब शुरुआत में हम लोगों ने इस गिल्ड को यहाँ पर बनाया था, बस 5 क्लूलेस गाइज एक दूसरे के साथ बैंड हो गए थे, जिसके बाद हम बढ़कर 10 से 12 मेंबर्स हो गए थे। हम लोगों ने एक साथ मिलकर कई सारे साल एक दूसरे के साथ जिए थे और हम सभी लोगों ने एक सपना देखा था कि हम लोग टॉप तक जाएंगे। पर जैसा कि रिचर्ड ने कहा था, एक एक कर हमारे जितने मेंबर्स थे वो रियलिटी को चेज करते हुए हम लोगों को छोड़कर चले गए। और फिर धीरे धीरे कर हम लोगों ने इस तरीके की जीने की आदत डाल ली। पर के अंदर से तुम अभी भी उस सपने के पीछे नहीं भागना चाहते, उसे पूरा नहीं करना चाहते। मैं मदद करना चाहता हूँ। और अभी हमारे सामने जो आदमी खड़ा हुआ है वो थंडर एम्परर नहीं है, बल्कि एक बच्चा है जो कि अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। और इसके अलावा तुम यहाँ के बॉस हो, तो सच में ये काफी ज्यादा बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे गिल्ड के लिए। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें इसे एक और चांस देना चाहिए? भले किसी और के लिए नहीं, पर जियो के लिए। इसलिए चलो ये करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर थंडर एम्परर की तरह ज्वाइन नहीं कर रहा है, बल्कि ये यहाँ पे एक इंस्पायरिंग वेब नॉवल राइटर की तरह कर रहा है और साथ एक गेट हेल्पर की तरह। मनसा ये सब सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है। वो अपने एक मरे हुए आदमी के बारे में सोचता है जो कि उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था, और साथ ही अभी की जो उसकी टीम बची हुई है उन लोगों के बारे में वो सोचकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पर फिर थोड़ी देर के बाद वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि एक सपना। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम पूरी तरह से सही हो, तुम अंदर आ सकते हो। जुन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो आगे कहता है कि तुम्हारा हमारी टीम के अंदर स्वागत है रुकी।